2024 चुनाव से पहले लगता है बीजेपी ने ईडी इनकम टैक्स से जरिए जो राजनीतिक लाभ ले रही थी, कहीं उसके लिए नुकसान तो नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार ने सारे घोड़े खोल दिए और नतीजा ये हुआ कि सारा विपक्षी दल एकजुट है। सबसे बड़ी खबर यूपी से आ रही है, जहां संभावना है कि सपा और बसपा एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। जी हां, बिल्कुल आपको लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, टीवी अखबार लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर की खबर बता रहा हूं कि दोनों नेता मंझे हुए हैं, चाहे वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो या अखिलेश यादव। उनको पता है कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है। दरअसल दलित, पिछड़े, आदिवासी और अब तो खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान कम्युनिटी है, जाट, गुर्जर, वो भी चाह रहे हैं कि बीजेपी से वो निजात पाना चाहते हैं। और यही कारण है कि अब सपा और बसपा को लगता है कि चुनाव जीतने के लिए गठबंधन में आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर है, बिहार में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन लगभग तय है और सीटों का बंटवारा भी लगभग तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन में संयोजक को लेकर, कौन होगा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, संयोजक कौन होगा, इसको लेकर लगभग तय हो गया है कि संयोजक तो नीतीश कुमार बन सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर सस्पेंस रखा जाएगा। लेकिन वहां तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी लगभग 5 राज्यों में गठबंधन पर सहमत है लोकसभा चुनाव में। उसके बाद सबसे बड़ा जो खेल है वो यूपी में होगा। यूपी में 80 सीटें हैं। सोचिए, जो यूपी जीतेगा वो देश पर राज करेगा। 300 बीजेपी के पास सीटें हैं। सोचिए, 270 बहुमत की सीट है, मतलब 30 सीटें ज्यादा है बीजेपी के पास। अगर 270 में से 10 भी घट गया तो सरकार आप नहीं बना सकते हैं, मतलब 40 सीटें घटाना है। सोचिए, करीब लगभग 65 सीटें बीजेपी के पास तो यूपी से है। बिहार में उनके पास नीतीश कुमार वाला आप सीट अगर छोड़ दें तो अभी भी उनके पास लगभग 15 सीटें हैं। महाराष्ट्र में उनके पास सीटें हैं, लेकिन बीजेपी का जो आंकड़ा बता रहा है, आप टीवी अखबार लगातार 400 कह रहा है, लेकिन मैं धरातल पर आंकड़ा बता रहा हूं कि बीजेपी सबसे बुरे वक्त में है। 2014 और 2019 के मुकाबले बीजेपी सबसे बुरे वक्त में है, क्योंकि उसके साथ उसके बड़े गठबंधनों ने साथ छोड़ दिया। अकाली दल साथ छोड़ चुका है, जो पंजाब में उसके लिए सांस का काम करता था। बिहार में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया है, जो बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम करता था। वहीं यूपी में अगर सपा और बसपा का फिर से गठबंधन होता है तो अगले बार के मुकाबले मामला कुछ अलग बैठेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे बीएसपी और एसपी को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं, दोनों दल को लगता है कि अगर उनको बीजेपी को हराना है तो एक साथ आना पड़ेगा। 80 सीटें हैं लगभग। कांग्रेस, आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है, और अभी भी सपा के बीच तो लगभग बात है। बीएसपी को लेकर पूरा जो मामला है, और बीएसपी के इस गठबंधन में आने से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा। यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बीएसपी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके पास अपना जनाधार वोट देश के लगभग राज्यों में है। उसके पास पार्टी दफ्तर है, उसके कैडर कार्यकर्ता हैं। और अगर बीएसपी इस गठबंधन में आती है तो पैन इंडिया कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस भी कर रही है कोशिश। समाजवादी पार्टी को अगर लगता है कि बीएसपी को अलग करके भी चुनाव लड़ा जा सकता है तो कहीं उसको इससे झटका लग सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, मार्जिनल लीडर 5 से 10% का होगा और यूपी में बीएसपी और सपा के आने से मजबूत होगी। दोनों पार्टियों को अगर लगता है कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर वो अकेले लड़ते हैं, सपा को लग रहा है कि वो अगर बीएसपी से गठबंधन नहीं करेंगे तो 60 सीटों पर लड़ेंगे या 70 पर लड़ लेंगे, 10 जयंत चौधरी को दे देंगे या 10 कांग्रेस को दे देंगे, तो भी उनका स्ट्राइक रेट उतना नहीं हो सकता है जितना कि बीएसपी के साथ लड़ने पर होगा। इसका मतलब है, अगर सपा समाजवादी पार्टी 40 सीट पर भी चुनाव लड़ती है और बीएसपी से गठबंधन में, तो स्ट्राइक रेट उसका बेहतर होगा। बीएसपी को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। अगर बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है 80 सीटों पर भी तो उसे बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। अगर वो 30 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा हो जाएगा। पिछले बार 10 उसके लोकसभा सांसद थे, इस बार वो आंकड़ा 25 तक पहुंच सकता है। तो बीजेपी की सबसे मुश्किल बढ़ सकती है। तो बीजेपी 2014 के मुकाबले आप देखेंगे और 2019 के मुकाबले तो सबसे बड़े मुश्किल दौर में है। उसके पास जो गठबंधन के दल हैं उनकी अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि वो स्ट्राइक रेट को चेंज कर पाए। उनका छोटे छोटे मार्जिनल 2%, 3% वाले दलों से गठबंधन है जो उनको सीट में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन वो रिजल्ट देने में भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन सवाल है
कि गठबंधन की कोशिश है कि बड़े दलों को साधा जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं इसमें मास्टर स्ट्रोक वही होगा जो बीजेपी के पास प्लानिंग है। बीजेपी जिस तरह से 15% मुसलमानों को वोट टिकट नहीं देती है, तमाम विपक्षी दलों को अगर उन्होंने सवर्णों को टिकट दिया और SC ST OBC के टिकट घटाया तो बीजेपी वहीं पर लीड लेते हुए दिखाई देगी। विपक्षी दलों को करना यही पड़ेगा कि जिस तरह से 15% मुसलमानों को कांग्रेस बीजेपी टिकट नहीं देती है और वो टिकट दलित पिछड़े बैकवर्ड, खासकर दलित समाज को तो अभी भी रिजर्व सीट पर टिकट मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब को भी रिजर्व सीटों पर ही टिकट मिल रहा है, तो मजबूरी है बैकवर्ड कम्युनिटी OBC समाज में उन कम्युनिटी को वो टिकट देते हैं जो मुस्लिम समाज का बचा हुआ टिकट है। ये काम अगर विपक्षी दल करे कि 15% जो टिकट वो सवर्ण समाज को 20, अब तो 50% देते हैं अब तक सारे दल, चूंकि उनके पास संसाधन है, पैसा है। अगर चुनाव जीतना है तो यही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि जो जनरल कैटेगरी के जो टिकटें हैं, बीजेपी का क्लियर फंडा है कि जो हमको वोट नहीं देता उसको हम टिकट नहीं देंगे। बिहार में वो कुर्मी और यादव पर दांव नहीं खेलेंगे, यूपी में वो शेड्यूल कास्ट की एक खास कम्युनिटी और यादव पर दांव नहीं खेलेंगे। सवाल ये है, तो ये काम भी बीजेपी के देखकर विपक्षी दलों को करना होगा और जो कम्युनिटी उसको वोट नहीं दे रहा है वो टिकट उसको होल्ड करना पड़ेगा और मोटा मोटी सवर्ण समाज का जो टिकट है वो होल्ड करना पड़ेगा और वो टिकटें OBC के उन कम्युनिटियों को देना पड़ेगा जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को अगर रिजर्व सीट से ज्यादा इन्होंने टिकट दिया और खासकर माइनॉरिटी, मुस्लिम समाज, सिख समाज, अल्पसंख्यक समाज का टिकट बढ़ाते हैं तो ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। फिलहाल यूपी में सपा और बसपा चुनाव मिलकर लड़ती है तो ये सोने पर सुहागा होगा, उसके बाद बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर, ये वो तुरूप के पत्ते हैं जिनको अपने साथ रखना पड़ेगा। और सबसे खास बात जो जानकार बताते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो ग्राउंड पर, जिन्होंने लगातार आंदोलन चलाया है पिछले 10 सालों में, जो जेल जाते रहे हैं। जैसे बीजेपी क्या करती है, मध्य प्रदेश में वो आतंक की आरोपी साध्वी प्रज्ञा को टिकट देती है क्योंकि वो हिंदू पोस्टर महिला है, हिंदू पोस्टर गर्ल है। बीजेपी क्या कर रही है, बिहार में हो सकता है वो मनीष कश्यप को टिकट दे जिनको जेल में डाला गया। तो ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो, जैसे डॉक्टर रितु हैं जो धरने पर बैठी हैं, मोहम्मद पराचा है, इनको टिकट दिया जा सकता है, दानिश अली को टिकट दिया जा सकता है, भानु प्रताप को टिकट दिया जा सकता है, लक्ष्मण यादव को टिकट दिया जा सकता है। ऐसे वो तमाम नाम जो लगातार पिछले 10 सालों में सरकार से, सत्ता से सवाल पूछते रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो नाम जो इस देश के जनता के जुबान पर है। कुछ सोशल एक्टिविस्ट और सोशल रिफॉर्मर को टिकट देना पड़ेगा, कुछ धर्म गुरु को भी, जैसे हिंदू धर्म गुरुओं का प्रयोग करती है बीजेपी, उस तरह से बुद्धिस्टों का, क्रिश्चियन धर्म गुरु का, सिख समाज से धर्म गुरुओं का भी लाना पड़ेगा जिनका खास स्पेशल असर है समाज पर। और खासकर सोशल एक्टिविस्टों को, रतन लाल हो गए, ऐसे लोगों को मौका देना पड़ेगा। जैसे RS परवीन ने पूरा खेल बदल दिया था तेलंगाना में और उसका फायदा इस बार BRS को नुकसान हुआ और कांग्रेस को फायदा हो गया। तो ये सब कुछ बारीक बातें हैं जो विपक्षी दलों को समझना पड़ेगा कि उनको वो बड़े चेहरे, वो बड़े सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने पिछले 10 साल बीजेपी से संघर्ष किए हैं, जिन्होंने जेल में गुजारे हैं, मुस्लिम समाज से खालिद सैफी, उमर खालिद जैसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा, मिरान हैदर को टिकट देना पड़ेगा जो RJD के युवा नेता थे, जेल में है। कुछ ऐसे लोगों को टिकट देना पड़ेगा जो सचमुच पिछले 10 सालों से सरकार से सवाल पूछे। उसमें कोई पत्रकार हो सकता है, कोई युवा नेता हो सकता है। और तब जाकर सोचिए, बिहार में जो भी दल मिरान हैदर को टिकट देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी RJD से हैं, तो बहुत फायदा होगा और वैसी की बोलती बंद हो जाएगी। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम क्रूसेडर को, संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजा है, स्वाति मालीवाल को उन्होंने राज्यसभा भेजा है जो लगातार सड़कों पर होती हैं। तो ये सब सपा, बसपा, RJD, JDU को समझना पड़ेगा कि आप ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करेंगे तो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी साम दाम दंड भेद, वो कास्ट इक्वेशन की भी पॉलिटिक्स करती है, वो धर्म की भी पॉलिटिक्स करती है और वो सोशल जस्टिस की भी पॉलिटिक्स करती है। ये समझना पड़ेगा और विपक्षी दलों को इस पर फोकस करना पड़ेगा। पहला तो मेरे हिसाब से जो उनका पहला विपक्षी दलों को जो बीजेपी से सीखना चाहिए कि जैसे 15% मुसलमानों को बीजेपी टिकट नहीं देती है, वैसे 15% सवर्णों को भी विपक्षी दल टिकट न दे, क्योंकि सवर्ण समाज का एक मुश्त वोट बीजेपी को जाता है, जैसे मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को नहीं जाता है। एक बात। दूसरी बात, उन तमाम एक्टिविस्टों को टिकट देना पड़ेगा, तमाम युवा नेताओं को देना पड़ेगा जो इस चुनाव, सोचिए
गुजरात में 3 लड़कों ने, जो अब 2 तो अब बीजेपी में चले गए और जिग्नेश कांग्रेस में है, इन तीनों ने खेल पलट दिया था और बीजेपी सबसे बुरे वक्त में पहुंच गई थी और कांग्रेस बचते मतलब जीतते जीतते रह गई थी। 100 के पास कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच गया था गुजरात विधानसभा का, क्योंकि 3 युवा बड़े क्रूसेडर उसके साथ थे, जिसमें जिग्नेश मेवानी थे, उसके बाद ठाकुर थे और उसके बाद आपको बता दें कि हार्दिक पटेल थे। तो इसी तरह से विपक्ष को ऐसे कुछ बड़े नाम चुनने पड़ेंगे। यूपी में लक्ष्मण यादव बड़े नाम हो सकते हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा चेहरा है। उस तरह से कुछ और जो जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं, अनिरुद्ध विद्रोही, उनका बड़ा चेहरा हो सकता है। जो लोग 6800 सीटों के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से किसी को टिकट दिया जा सकता है। तो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स से निकलना होगा। सड़क पर जिन लोगों ने संघर्ष किया है, मुस्लिम समाज में खासकर मिरान हैदर हो, उमर खालिद हो या खालिद सैफी, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने उमर खालिद को टिकट दे दिया या लेफ्ट ने यूपी से या बंगाल से, तो खेल पलट जाएगा। मुसलमान उनके साथ जाना चाहेंगे क्योंकि वो लगातार जेल में है और मुस्लिम समाज की सिंपैथी उनके साथ है। ओवैसी ने अगर टिकट दे दिया, मुझे नहीं पता वो ओवैसी से लड़ेंगे कि नहीं, लेकिन अगर दिया तो बड़ा खेल होगा। मिरान हैदर आरजेडी के नेता हैं, उनको टिकट देना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खालिद सैफी बड़े नाम है, दिल्ली से उनको अगर चुनाव लड़ाया जाए तो वो मुस्लिम वोटों को और पोलराइज करेंगे। तो बीजेपी की जो टैक्टिक्स है, जैसे बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे सकता है, जैसे बीजेपी किस तरह से मध्य प्रदेश से दिग्विजय को हराकर एक ऐसे महिला को वो चुनाव जिता लेते हैं जिन पर टेरर का आरोप है, लेकिन उनके प्रति हिंदू समाज का सिंपैथी था। तो ये तमाम बातें हैं, मुझे नहीं पता ये वीडियो अखिलेश यादव, मायावती जी देखती है कि नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी और देश के बहुजन समाज जो है वो चाहता है कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो और कम से कम ममता बनर्जी, नवीन पटनायक न भी आए तो कम से कम जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो, ये एक साथ आए। और ये एक साथ नहीं आते हैं और 2024 में अगर बीजेपी आती है तो समाज की क्या दशा दुर्दशा होगी नहीं पता, रिजर्वेशन बचेगा कि नहीं बचेगा ये नहीं पता, लेकिन ये जो ड्राइंग रूम के पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और जब नाव डूबेगा तो जो अपनी पोटली लेकर बैठे हैं वो भी डूबेगा। तो मेरा इस निजी फॉर्मूले पर आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि ज्यादा संभावना है कि बीएसपी और एसपी का गठबंधन यूपी में हो जाएगा और उसमें अगर चंद्रशेखर को भी मौका दिया जाए, जयंत चौधरी को भी मौका दिया, मैं तो कहूंगा अनुप्रिया पटेल और निषाद, इन तमाम लोगों को लाया जाए, क्योंकि सवाल है कि बहुजन आइडियोलॉजी को लेकर जो लोग हैं वो इसलिए गए हैं कांग्रेस बीजेपी के साथ, क्योंकि जो हठ धर्मिता है जो रीजनल पार्टियों का, खासकर जो बहुजन लीडरशिप है जिनकी रिचनेस नहीं थी, 10 साल में पानी बहुत बहा है। सोचिए बीएसपी ने 2007 से कोई चुनाव नहीं जीता है, अखिलेश यादव ने उसके बाद लगातार चुनाव हारे हैं 2 बार से, और पिछला चुनाव 2014 में बीजेपी जीती थी, उसके बाद 2017 में सरकार चली गई थी सपा की, उसके बाद फिर से योगी की सरकार आई, 2022 में फिर योगी जी की सरकार आ गई 20 में। तो ये बड़ा खेल है, समझिए कि अगर इन फॉर्मूलों को ये विपक्षी दल नहीं अपनाते हैं तो बीजेपी से पार पाना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो जिस तरह से गठबंधन, इंडिया गठबंधन में बातचीत हो रही है, बीजेपी सबसे मुश्किल दौर में है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।